हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, आज टारगेट बैच। हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज द एनिमल किंगडम, विच इज चैप्टर नंबर 4। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 दैट इज द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर्स को कैरी करता है? सबसे पहली बात, लास्ट ईयर के जब हम 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं तो मिनिमम इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस 3 और 4 आने के चांसेस रहते हैं। लास्ट 10 ईयर के पेपर्स ये बताते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मिनिमम आपके 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर कितने नंबर का हुआ? दैट इज 3 into 4 12, और अगर 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो कितना हो जाता है? 16 नंबर का। 12 नंबर का चैप्टर है, अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज लेके ये आया है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है जो एग्जाम्पल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस को पूछता है। तो इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे फॉर द नीट पर्पस, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन की वजह से, जब से क्लासिफिकेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन के बाद में अगर कोई भी न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई होती है, डिस्कवर होती है, तो उसकी एक प्लेस है, हम उसको असाइन कर सकते हैं, हमारे पास में एक जगह है। जिस तरह से सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड नेसेसरी है, इस तरह से ही आपका एनिमल किंगडम जो है, उनके अंदर जो एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अगर प्रॉपर हो जाएगा, आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो आपने डिस्कवर करी है, जो आप देख रहे हैं, वो किस कैटेगरी की है, कौन सा उसका क्लासिफिकेशन है, क्या उसका फाइलम है, और वो क्या ऑर्डर, क्या उससे बिलोंग करती है, क्लास से, क्या स्पीशीज है, क्या जीनस है। तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है किसके लिए? ऑर्गेनिज्म को जो है आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। सो जो ये क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, उसकी वजह से, सिर्फ क्लासिफिकेशन की वजह से ही हम जो है एनिमल किंगडम का फॉर्मेशन आराम से कर पाए हैं। कुछ बेसिक, कुछ नीड्स, कुछ क्राइटेरिया हमने लिए, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप एनिमल किंगडम लिख रहे हो या प्लांट किंगडम लिख रहे हो तो उसके पीछे कितना बड़ा रोल है क्लासिफिकेशन का। ओके, सो क्लासिफिकेशन हेल्प इन क्लासिफिकेशन of organism help in assigning particular position to animal or plant. Particular position to animal और प्लांट। बहुत बड़ा रोल है किसका? क्लासिफिकेशन का। अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं और एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 35 क्या है एनिमल फाइलम जो डिस्कवर हो चुके हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। टोटल कितने एनिमल फाइलम है? यस, टोटल 35 एनिमल फाइलम इज डिस्कवर्ड। तो हम 35 तो डिस्कवर कर चुके हैं, उसमें से कुछ मेजर है, कुछ माइनर है, लेकिन आपके सिलेबस में एंड 11 इज द मेजर वन, 10 इनवर्टिब्रेट्स और एक क्या है आपका? कॉर्डेट्स, दैट इज द वर्टिब्रेट, ठीक है ना, डिस्कवर्ड, एंड 11 आर ऑफ अंडर
मेजर फाइलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मेजर फाइलम की ही स्टडी कर रहे हैं, माइनर फाइलम को आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से 10 बिलोंग्स टू इनवर्टिब्रेट and one phylum, that is Chordata, belongs to vertebrates. ओके और यही 11 फाइलम आपके सिलेबस के अंदर भी प्रेजेंट है। तो हमें कितने फाइलम पढ़ने हैं? टोटल 11 फाइलम पढ़ने हैं, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि लाइफ कहां अराइज हुई? लाइफ बेसिकली अरोज फ्रॉम द सी, ओके। ओशियन से स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ। हम सब का ओरिजिन कहां से स्टार्ट होता है? ओशियन से। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइफ अरोज फ्रॉम सी। तो समुद्र के पानी से, समुद्र के अंदर शुरुआत में हम जो थे सारे के सारे कैसे एनिमल्स थे? पानी के अंदर रहने वाले। तो सबसे पहले हमने कहां पर अपना जो है क्या कहते हैं हैबिटाट बनाया? दैट इज द वाटर। तो हम सब के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो ये शो करती हैं कि आप क्या हो? सबसे पहले पानी में से अराइज हुए हो, वाटर में से, और वो भी ओशन वाटर इज द मस्ट, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत में जो था समुद्र ही था। आपकी बॉडी का 70% कंट्रीब्यूशन वाटर है। ये क्या शो करता है? यस, लाइफ अराइज फ्रॉम द सी और ए वाटर, ठीक है। तो जो भी एनिमल्स जो शुरुआत में आए, जो बिल्कुल नीचे की साइड में, जो सपोज करो ये सी है, तो सी के बिल्कुल बेस के अंदर जो रह रहे थे, ठीक है ना, सच एनिमल्स आर नोन एज बेंथिक एनिमल्स। क्या कहते हैं हम उनको? बेंथिक एनिमल्स। एनिमल्स का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मोबिलिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोबिलिटी प्रेजेंट है, लेकिन शुरुआत जब हुई एनिमल्स की तो बेसिकली कैसे एनिमल्स आए थे? जो नीचे की साइड में, ठीक है, पैंथिक रीजन के अंदर सर्वाइव करना शुरू हुए। इनकी हिस्ट्री बहुत ओल्ड है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। बस आप इतना याद रखें कि एनिमल्स विच लिव्स इन बेसल रीजन ऑफ द वाटर बॉडी आर नोन एज बेंथिक एनिमल्स। And the animals which have capacity to swim in water, जैसे ये एनिमल है, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी है स्विमिंग की, they are known as nekton. So what is nekton? The animals which have capacity to swim. Capacity to swim. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्विमिंग कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको वाटर बॉडी के ऊपर वाले सरफेस के अंदर मिलेंगे। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्लैंक्टॉन्स, ओके। सो प्लैंक्टॉन्स आर व्हाट? प्लैंक्टॉन। प्लैंक्टॉन्स आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके अंदर एक ही जो फाइलम आ रहा है, ऐसा नहीं होता। दे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, डाइवर्स ग्रुप of animals which are unable to swim against water current. It means ये वो एनिमल्स हैं जो स्विम नहीं कर सकते, लेकिन आपको बॉडी के सरफेस पे, वाटर बॉडी के सरफेस पर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर स्विमिंग कैपेसिटी नहीं है, जो वाटर के अगेंस्ट में स्विम नहीं कर सकते हैं, वाटर करंट के अगेंस्ट में साथ में बह रहे, इट मींस उन्होंने अंदर बहने की कैपेसिटी है, दे आर प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। तो प्लैंक्टॉन्स की दो कैटेगरी हो गई है, वो एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। सिर्फ एनिमल के अंदर ही नहीं आते हैं, प्लांट के अंदर भी क्या आता है? दैट इज द प्लैंक्टॉन्स, ठीक है। सो प्लैंक्टॉन्स आर टू टाइप. First is the phytoplankton and another one is the zooplankton. तो ये आप इसको थोड़ा सा याद रखें. यस, नेक्स्ट आता है मेटाजोआ. मेटाजोआ जो है एक फाइलम नहीं है, एक कैटेगरी है. उस कैटेगरी के अंदर आप क्या दे रहे हो? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म.
बेसिकली मेटाजोआ क्या है? एक एनिमल का ग्रुप है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और मल्टी सेलुलर है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, व्हाट इज मेटाजोआ? कहां लिखें? यहीं लिख देते हैं, मेटाजोआ हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मालूम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर हम ले लेते हैं, होलोजोइक की बात कर रहे हैं, बेटा सिंपल टर्म्स जो है ना ये जरूर है आना। अगर हमें ये नहीं आती है तो हम एनिमल किंगडम जो पढ़ रहे हैं दैट इज यूजलेस। होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होल, जोइक मीन्स एनिमल, ठीक है ना। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का क्या है स्टेप्स आपको मालूम है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारे किसके स्टेप्स हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कितने हैं बेसिक स्टेप्स? फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation, and the last one is the egestion. अगर ये पांचों स्टेप आ रहे हैं इट मीन्स न्यूट्रिशन इज व्हाट? होलोजोइक। क्लियर? वापस आ जाओ मेटाजोआ में। एनिमल्स विच आर मल्टी सेलुलर एंड हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स which are multicellular, multicellular होना बहुत इंपॉर्टेंट है, which are multicellular and having holozoic mode of nutrition। तो इन्हीं एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? मेटाजोआ। मेटाजोआ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू ग्रुप के अंदर, ठीक है। दैट इज द पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। मेटाजोआ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट इज विच वन? पैराजोआ। पैराजोआ, पैराजोआ आपको मालूम होनी चाहिए एक ब्लाइंड ब्रांच है। सिर्फ एक ही फाइलम दिया है इसने, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आगे किसी भी ग्रुप के अंदर ना डिवाइड हुई है ना मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। सो व्हाट इज पैराजोआ? पैराजोआ मीन्स सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, बट दैट इज द ब्लाइंड ब्रांच। तो ब्लाइंड ब्रांच आपको ध्यान रखना है कि इसका आगे कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये यहीं पर ही खत्म हो गई है। पॉलीफेरा के आगे कोई दूसरी और न्यू ब्रांचेस आपको नहीं मिली है। सो पैराजोआ मीन्स सेल एग्रीगेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसी ब्रांच है? ब्लाइंड ब्रांच। विच टाइप ऑफ ब्रांच इज दिस? दैट इज द ब्लाइंड ब्रांच। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप दैट इज नोन एज यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ और पैराजोआ ये दोनों ही क्या है? मेटाजोआ, ठीक है ना। यूमेटाजोआ मीन्स व्हाट? मल्टी सेलुलर। ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर तो वो भी है, ठीक है ना। ये मल्टी सेलुलर के साथ साथ में क्या होगा? हैविंग टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी लास्ट में फाइलम आते हैं फ्रॉम फाइलम सीलेंट्रेटा टू लेकर लास्ट वन, ठीक है ना, कॉर्डेटा तक, दे आर ऑल व्हाट? यूमेटाजोआ। तो हम इसमें लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा से लेकर
कॉर्डेटा, क्योंकि आगे आपके सिलेबस में नहीं है। तो छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्लैंटन्स जो हैं दे हैव नो कैपेसिटी ऑफ स्विमिंग। ये सिर्फ बॉडी में वाटर के करंट के साथ में फ्लो करते हैं, लेकिन स्विमिंग पावर इनके पास में नहीं होती। जिनके पास स्विमिंग पावर होती है उनको हम क्या कहते हैं, नेक्टॉन्स। और जो बेसल रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेंथिक। ओके, तो प्लैंटन्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। इसके बाद में आते हैं हम मेटाजोआ। मेटाजोआ वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक के 5 स्टेप आपको मालूम होने चाहिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर भी है, ठीक है, और उसके पास में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, ये दोनों चीजें अगर प्रेजेंट है तब आप उसको क्या कहोगे, मेटाजोआ। मेटाजोआ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ में क्या हो रहा है, सेल एग्रीगेशन प्लान है और ये सिर्फ एक ही ग्रुप बना रहा है। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, पॉरीफेरा। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा, ठीक है। और ये कैसी ब्रांच है, ब्लाइंड ब्रांच। ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ब्लाइंड ब्रांच, ठीक है। तो नेम द ब्लाइंड ब्रांच ऑफ मेटाजोआ, दैट वन इज द पैराजोआ, जो कि क्या है, आगे किसी भी फर्दर उसमें इवॉल्व नहीं हो रही है, नो इवोल्यूशन। ओके, यू मेटाजोआ मल्टी सेल्यूलर भी है, लेकिन सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान नहीं है इसका। इसका बॉडी प्लान कैसा होगा, दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू, बट देयर इज नो सेल एग्रीगेशन। टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन और ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होता है आपका सीलेंट्रेटा से और कहां खत्म होता है, टीनोफोरा में। ओके बेटा, सॉरी, कॉर्डेटा में। नेक्स्ट हम लेते हैं बेसिस ऑफ क्लास। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, उनको हम 1 बाय 1 लेंगे। फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह का लेवल है पर्टिकुलर एनिमल का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कौन कौन सी कैटेगरीज लेते हैं। फर्स्ट हम इसको लेते हैं सेलुलर लेवल, कि एनिमल का जो बॉडी जो प्लान है वो कैसा है, सेल का तो है नहीं। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो सारे के सारे किसके अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर। स्टार्टिंग जो एनिमल किंगडम की होती है वो कहां से होती है, मल्टी सेलुलर से। तो पहले हम सबसे पहले वाला प्लान लेंगे, दैट इज द सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान, ठीक है ना। दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स मल्टी सेलुलर है, लेकिन देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, और वो एक एग्रीगेट प्लान है, सेल एग्रीगेशन प्लान है, ठीक है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब सेल एग्रीगेशन हो गया तो उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू, ठीक है ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हम लेंगे टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ तो एनिमल्स थोड़े से और एडवांस हुए और उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे और एडवांसमेंट आया, ये ऑर्गन्स भी आपस में सफिशिएंट होकर एक सिस्टम को बनाने लग गए, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखिए, ये 4 तरह के सिस्टम जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सेल ही क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, टिश्यू बन गया है, ऑर्गन लेवल बन चुका है। अब एक क्या बन गया है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, फर्स्ट फाइलम। कौन सा फाइलम है,
पोरिफेरा। फर्स्ट फाइलम इज पोरिफेरा। अंदर क्या है, सेल्स का एग्रीगेशन हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से सेल्स जो हैं वो क्या हुए हैं, एग्रीगेट हुए हैं। और एग्रीगेट होने के बाद में अब इसमें आप देखिए कोई डिवीजन ऑफ लेबर आपको नजर नहीं आएगा। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक साथ हैं और एक एग्रीगेशन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके अंदर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर भी बनता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा पोरिफेरा का, तो इनके अंदर साइकॉन, ल्यूकॉन, एस्कॉन, इस तरह से कैनाल सिस्टम भी बनते हैं। तो ये जो कैनाल्स हैं ये आपस में मिल के काम करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि सेल एग्रीगेशन प्लान के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर तो नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन कभी कभी जो है, कभी कभी नहीं, मोस्टली जो है इनके अंदर एक या दो जो है आपस में जो सेल्स मिल करके एक सिस्टम को बना रहे हैं, बनाने की कोशिश करी है इन्होंने। ये किसकी तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, टिश्यू। इस तरह का थोड़ा बहुत अराइजन शुरू हुआ है। तो आप कह सकते हो कि लिटिल लेवल ऑफ या स्मॉल लेवल ऑफ एग्रीगेशन शोज डिवीजन ऑफ लेबर। सिर्फ स्मॉल, ज्यादा नहीं है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम पोरिफेरा के अंदर, दैट वन इज द कैनाल सिस्टम। कैनाल, क्योंकि अब इनके अंदर क्या होगा, जब बॉडी के अंदर एक साथ वाटर जाएगा तो बहुत सारे सेल्स यहां पर हैं। तो वो सारे के सारे जो सेल्स का एग्रीगेशन यहां पर आपको दिख रहा है वो इंडिपेंडेंटली अपना क्या करेंगे, डाइजेशन भी करेंगे, इजेशन भी करेंगे। लेकिन इन सेल ने जो लाइनिंग बनाई है वो लाइनिंग तो मिलकर बनाई है। तो एक हल्का सा टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें, या डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो थोड़ा बहुत मिनिमम, ठीक है। तो नो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ में आप लिख सकते हो और मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लीज कंसंट्रेट। मैं क्या कहना चाह रही हूं, मैं ये बताना चाह रही हूं कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, लेकिन कुछ इस तरह से बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है सेल एग्रीगेशन का कि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर भी इसके अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, फाइलम पोरिफेरा। फॉर एग्जांपल कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम जो है उसमें लिटिल बिट आप थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी कोई सिस्टम नहीं बना है, लेकिन टिश्यू आपस में यूनाइट करके वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये दोनों ही ऐसे एनिमल्स हैं, ग्रुप हैं इनके फाइलम के। सो फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम सीलेंट्रेटा आर द टू एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट करके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, यानी कि लिटिल बिट डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो डिवीजन ऑफ लेबर यहां पर है। स्मॉल या डिवीजन ऑफ लेबर आप पूरा रख सकते हो, हैविंग डिवीजन ऑफ लेबर। बेटा बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है कि आप जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल एकदम से बाइफर्केट आप कर दो कि सेपरेट हो गया। ये इस तरह से मैथमेटिक्स जैसा पोर्शन इसमें नहीं आता। तो धीरे धीरे जब ये इसमें इवॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली कुछ चीजें जो है यहां पर भी स्टार्ट हो जाती हैं बनना, उसी का नतीजा है स्मॉल अमाउंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज द ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको किसके अंदर मिलेगा, दैट इज इन प्लेटीहेल्मिन्थस। एस्कल हेल्मिन्थस, इनके अंदर स्मॉल अमाउंट में जो है
ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो गया, लेकिन सिस्टम अभी तक नहीं बना था। जब आप बात करते हो ऑर्गन सिस्टम की, तो सिस्टम मीन्स आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अलग से भी लाइव टिश्यू के अंदर रख सकते हो। हम अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आप इसके अंदर कराओ, प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर या एस्केलहेल्मिन्थिस के अंदर, तो वो नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा और अच्छी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है ना, तो भगवान ने ऑटोमेटिकली इनको कौन सी पावर दी है, पावर ऑफ रीजनरेशन, तो इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्गन सिस्टम के अंदर बात हो रही है, तो ऑर्गन सिस्टम इसका भी एडवांस फॉर्म है। ठीक है ना, तो जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ऑब्वियसली वो सिस्टम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी कर सकता है। हालांकि पूरी बॉडी आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, लेकिन यस, उसका खुद का अपना भी रोल होता है, क्योंकि वो एक सिस्टम बन चुका है और एक सिस्टम एग्जिस्टेंस कर सकता है इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसके, दैट इज द आफ्टर एस्केलहेल्मिन्थिस कौन आ जाएगा आपका, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, ये आपका नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा, next one hemichordata, and the last one chordata। तो जिसमें कंप्लीट सबसे बेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है वो कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज सेलुलर, टिश्यू, organ and organ system. And the examples are Porifera for the cell aggregation, tissue, Coelenterata and Ctenophora, and for the organ level of organization, Platyhelminthes and Aschelhelminthes. For organ system, that is known as the Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे, तो ये सारे ग्रुप ऑर्गन से पीछे वाले पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम इसके अंदर नहीं बना है। सिस्टम किसके अंदर बना है, इसके अंदर। तो जो भी अनडेवलप्ड सिस्टम होगा वो कौन से ग्रुप में आ जाएगा, ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इस ग्रुप के अंदर और इनकम्प्लीट होता है इस ग्रुप के अंदर। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है वो भी फर्दर क्या हो रहा है, इसी में से क्या होगा, डिवाइड। तो सबसे पहले लेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर इनका कोई रोल नहीं आएगा। तो सिस्टम के एग्जांपल्स में ये भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system is of two types. Digestive system. Two type means that is whether it is complete or incomplete. Complete digestive system, and the another one is the incomplete digestive system. Complete means, what is complete? Complete means having mouth as well as anus. Both are present, then that digestive system is complete one. When mouth and anus both are present. Such type of system, digestive system, is complete one. It means that is having tube within tube plan. Tube within tube plan. कैसे होता है ये? Suppose करो this one is the tube and the another tube. Okay? एक और हम लेंगे ट्यूब। तो अगर ट्यूब के अंदर कोई ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है,
तो आप इस तरह की प्लानिंग को क्या कहोगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस वन इज एक्ट एज माउथ एंड अनदर वन एक्ट एज एनस. ओके, एंड दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर आएगा? एग्जाम्पल्स कौन कौन के होंगे? एग्जाम्पल एस्कीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट. कॉर्डेटा तक सारे के सारे जितने भी फाइलम आ रहे हैं, फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट, दे हैव अ complete digestive system, while incomplete digestive system is present only in one group, that is known as platyhelminthes. So example is platyhelminthes. तो सिर्फ और सिर्फ platyhelminthes के अंदर ही ये पाया जाता है. सबसे खास बात, इसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है. अब वो ओपनिंग फॉर माउथ कह लो या ओपनिंग एनस के लिए कह लो, ठीक है ना. ओनली सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट. ओनली सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट. और जो प्लान होगा, द प्लान इज नॉट ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, दैट इज ओनली ट्यूब प्लान. ट्यूब प्लान. और आपको मालूम है कि ट्यूब सिर्फ एक ही जगह से क्या होती है? ओपन होती है. तो इस तरह का जो सिस्टम है, जिसके अंदर आप उसको माउथ भी कह सकते हो, आप इसको एनस भी कह सकते हो. दिस सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द platyhelminthes ओनली इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दिस वन इज द कंप्लीट विच इज प्रेजेंट फ्रॉम एस्कीहेलमिन्थिस to Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Okay. Next हम लेते हैं circulatory system. Circulatory system is further of two type, open type and closed type. Two type, that is the open one, and the another type is the closed one. Open circulatory system and the another one is the closed circulatory system. जब हम बात करते हैं ओपन की, it means organ are in direct contact with the blood. डायरेक्टली उसी के अंदर, उसी के कांटेक्ट में होंगे, उसमें बात कर रहे होंगे, बिल्कुल बीच में होगा, उसके आसपास जो है फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होगा, ब्लड जो है उसके आसपास प्रेजेंट होगा. अगर इस तरह की कंडीशन है, देन इट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. दैट इज organs of body are in direct contact of blood, while here in closed circulatory system, organs are not in direct contact with the blood, but they are exchanging through a tube-like structure which is known as capillary. Okay, organs are not in direct contact of blood, but they exchange their material. क्योंकि मटेरियल तो नहीं होगा, मटेरियल्स हॉर्मोन्स हैं, गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और भी बहुत सारी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं. दे आर मटेरियल्स, एक्सचेंज देयर मटेरियल्स वाया कैपिलरीज. क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ कैपिलरीज ही एक्सचेंज का काम करती हैं. आप इसके अंदर आप ये देखिए हार्ट भी प्रेजेंट है. इट डजंट मीन्स कि इसके अंदर हार्ट एब्सेंट होगा. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि उसके अंदर होगा कि नहीं होगा. यस, देयर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स बोथ आर present, but
capillaries are absent. Capillaries are absent. Here, blood always flow in blood vessels. Blood always flow in blood vessels like हार्ट तो है ही इसके अंदर, ठीक है ना, हार्ट इज प्रेजेंट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आप देखिए, इसमें हार्ट था, इसमें भी हार्ट है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं बट कैपिलरीज आर एब्सेंट, ठीक है ना। हियर ऑल्सो ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स एज वेल एज साइनस, ठीक है ना। तो यहां पर ब्लड इज प्रेजेंट इन ओपन कैविटी डायरेक्टली। अब कैसे हम इसको लिखेंगे, हमने इसको यहां पर लिख दिया है, ब्लड ऑलवेज फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड इसी के अंदर लिख देते हैं, blood is also present in small space called sinuses. Present in small space called sinus. ठीक है ना, साइनसिस। और इसके अलावा हम उसको क्या करते हैं, ओपन कैविटी जो होती है, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ भी कहा जाता है, हीमोसील। ब्लड फ्लो इन साइनसिस और हीमोसील, जो कैविटी है उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हीमोसील। तो साइनसिस जो है वो क्या हुई है, स्पेशली आपको यहां पर ये वर्ड नजर नहीं आया होगा, स्मॉल स्पेस कॉल्ड साइनसिस के अंदर भी प्रेजेंट है और हीमोसील के अंदर भी प्रेजेंट है। होता क्या है, बेसिकली हार्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल भी इसके अंदर प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन कैपिलरी से एक्सचेंज नहीं हो रहा क्योंकि कैपिलरी एब्सेंट है। तो अगर कोई ऑर्गन है, सपोज करो दिस वन इज एन ऑर्गन, और ये ऑर्गन क्या करेगा, हमेशा डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में रह रहा है, ये ब्लड के कांटेक्ट में, जो भी आसपास कैविटी हो रही होगी, ठीक है। दिस वन इज द ऑर्गन और ये इसका क्या होगा, ब्लड। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा किसके अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहां पर सपोज करो ऑर्गन है, किडनी है, ठीक है ना, किडनी के पास में सप्लाई होगी किसकी, इस तरह से रीनल आर्टरी जाएगी, रीनल वेन जाएगी और अंदर इस तरह से नेटवर्क प्रेजेंट होगा कैपिलरीज का। तो ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, ये नेटवर्क क्या है, दैट इज द ब्लड वेसल। ये क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल। आपने इस ऑर्गन के अंदर देखा कि इस तरह से ब्लड आसपास देखा, इस तरह से ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, नहीं। यही क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो जब भी यहाँ पर ब्लड फ्लो करता है तो उसके अंदर प्रेशर नहीं बन पाता, क्योंकि ब्लड आया, अपने साथ ऑक्सीजन लाया और उसने इस तरह से ऑर्गन के पास में छोड़ दिया। अब ऑर्गन धीरे धीरे उस ऑक्सीजन को ले रहा है, तो उस ब्लड का प्रेशर तो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर तो तभी बना रहेगा जब वो वेसल्स के अंदर हो। तो हियर ब्लड फ्लोज इन वेरी लेस प्रेशर, ठीक है, while here the blood pressure is present. Blood flows in less pressure. Well, इस पर लिख देना, blood pressure is present. ओके, तो ये क्या थे, बेसिक डिफरेंस थे ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी। लेकिन हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं, फिजियोलॉजी नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ उसके स्ट्रक्चरल उस पे पॉइंट पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, ओके। एनलिडा ग्रुप कहां हो गया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के पास पे, ध्यान रखना,
तो एनिलिडा जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। आर्थ्रोपोडा जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ओपन। नेक्स्ट वन इज द मोलस्का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा ये क्लास क्या शो करती है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और एग्जांपल है आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा के अलावा हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, और हेमिकॉर्डेटा के बाद में आ जाता है आपका वर्टिब्रेटा, दैट इज द कॉर्डेटा, एंड द कॉर्डेटा आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको ये वाले पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं कि एग्जांपल्स कौन कौन से हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। व्हाइल ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। Clear? Now next is the symmetry. Yes, now next is the types of symmetry. तो symmetry के बेसिस पर हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का? Types of symmetry. So there is basically 3 types of symmetry. Number 1, asymmetrical. First, that is asymmetrical. Second one is the bilateral symmetry, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं radial symmetry. Second one is the radial symmetry, and the third one is bilateral symmetry. तो ये तीनों सिमेट्री हम देखेंगे पूरे होल एनिमल किंगडम के अंदर. फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री दैट इज नोन एज द असिमेट्री और एसिमेट्रिकल. इस एसिमेट्रिकल के अंदर आप ऑर्गेनिज्म को चाहो अगर डिवाइड करना 2 इक्वल पार्ट्स में तो वो डिवाइड नहीं होगा बिकॉज बॉडी इज एसिमेट्रिकल. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये पॉरीफेरा है, ठीक है ना, ये स्पॉन्ज है, पॉरीफेरा. अब इस स्पॉन्ज को आप सेंट्रल एक्सिस से कट करना चाहते हैं 2 इक्वल पार्ट में. ये 2 इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा. अगर आप इसको इस तरह से भी कट करोगे सो तभी भी आपको इक्वल डिवीजन नहीं मिलेगा. तो अगर हम किसी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं और वो नहीं होती है देन इट इज नोन एज द एसिमेट्रिकल. It means body is not divided into 2 equal half. Body is not divided in 2 equal halves. In 2 equal halves. Such type of symmetry is known as asymmetry. And the example is porifera. Next आ जाते हैं हम नेक्स्ट सिमेट्री के अंदर. That is known as the radial symmetry. रेडियस का नाम आते ही आपके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर आया होगा जो कैसा होगा, राउंड होगा. अगर ये राउंड स्ट्रक्चर है और उसको आप एक सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करना चाहते हो तो वो क्या हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आसानी से. तो सच टाइप ऑफ बॉडी इन विच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स दैट इज द रेडियल सिमेट्री. अगर 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रही है तो, ठीक है. So it means body is divided into 2 equal half, 2 equal halves when central axis is passed in middle of the body. When central axis is passing from middle of the body. इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा बेटा, और वो क्या है, इस तरह की रेडियल सिमेट्री आपको किसमें मिलती है? इस तरह की रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल्स जो हैं, फर्स्ट सीलेंट्रेटा. कौन सा ग्रुप है? रेडियल सिमेट्री का.
फाइलम टीनोफोरा कौन सा ग्रुप है? रेडियल सिमेट्री का। फाइलम इकाइनोडर्मेटा किसका ग्रुप है? रेडियल सिमेट्री का। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं रेडियल सिमेट्री के अंदर जिसमें सिर्फ आप एक सिंगल मीडियल एक्सिस पास करो, बाकी नहीं, सिर्फ एक। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है ना, ये एक बॉडी है राउंड, इसमें सिर्फ आप एक ही जगह से एक्सिस जो है सेंट्रल एक्सिस को पास कर सकते हो, ये बात, तब बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। लेकिन अगर आपने इसको दूसरे एक्सिस से करा तो वो नहीं होगी डिवीजन। इट मीन्स यहां पर रेडियन जो शो हो रहा है वो सिर्फ एक ही एक्सिस के थ्रू शो हो रहा है। अगर मैं इसको दूसरा तीसरा फर्दर एक्सिस लाना शुरू करूंगी तो इक्वल बॉडी में डिवीजन नहीं होगा। इस तरह की बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री का ही एक एडवांस टाइप है, दैट इज नोन एज द बाइरेडियल सिमेट्री। तो जब भी ये टर्म आता है बाइरेडियल सिमेट्री, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि बाइरेडियल सिमेट्री बेसिकली है क्या। बाइरेडियल सिमेट्री मीन्स body is divided in only two equal halves from one single axis, median axis। एक ही एक्सिस चाहिए, एक से ज्यादा ले लिया आपने, दूसरे एक्सिस से भी करना शुरू करा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सपोज करो इसका यहाँ पर जगह है, इधर बना लेते हैं, ये बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से बनाऊं, बाइरेडियल सिमेट्री का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जांपल इज सी एनिमोन। सी एनिमोन सीलेंट्रेटा का ही मेंबर है, ठीक है, आपको मालूम होगा। अब सपोज करो इसकी बॉडी इस तरह से है, ठीक है ना। अब इसकी बॉडी यहां पर ऐसे है तो मैं एक एक्सिस ऐसे पास करूंगी, तब तो क्या हो रहा है? सेंट्रल एक्सिस। तब तो बॉडी क्या हो जाएगी? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये हाफ पार्ट भी क्या है? सेम, और ये वाला हाफ पार्ट भी क्या है? सेम। टू इक्वल हाफ, ठीक है ना, फ्रॉम सिंगल सेंट्रल एक्सिस। तो आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है, टू इक्वल पार्ट फ्रॉम सिंगल एक्सिस। सो बाइरेडियल इज नथिंग बट, इसमें लिख देती हूं आगे, टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम सिंगल एक्सिस। यहां पर ये एक्सिस ज्यादा हो सकते हैं, यहां पर एक है, और एग्जाम्पल कौन है इसका? सी एनिमोन। Now come to the next, that is known as the bilateral symmetry. Most advanced symmetry, that is the bilateral symmetry. For example, ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी को अगर मैं टू इक्वल हाफ लेटरल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ये लेटरल है, सर्कल बॉडी नहीं है, ये कैसी है? एक पूरा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, उसको लेटरली आपने क्या करा है? टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक हाफ पार्ट ये रहा और एक हाफ पार्ट ये रहा। इस तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह की बॉडी है जो टू लेटरल हाफ में डिवाइड हो रही है फ्रॉम ए सिंगल एक्सिस, देन इट इज नोन एज द बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी इज डिवाइडेड into two equal lateral halves from single axis, and the examples are, examples कौन कौन से होंगे इसके? इसके एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं आपके फाइलम जो है, कौन से वाला फाइलम से? फाइलम एस्केलहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, ये आप सारे फाइलम जो पढ़ते हो, टू कॉर्डेटा। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस को भी लेंगे हम, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा are what type of animals? That is the bilateral symmetry. तो आपको याद रखना है प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। इसमें से आप इकाइनोडर्मेटा, हमने एक्सेप्शन यहाँ पर लिख चुके हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल सिमेट्री, एंड asymmetrical animal, that is the single phylum which is known as the Porifera. Okay, so after completing the type of symmetry, now next is the coelom.